हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन में बात की थी अबाउट बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, हमने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात की, हमने वेपर प्रेशर के बारे में बात की, वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उन सब के बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्लास में जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो वैसे आपका वेपर प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। रिलेशन हमने देखा ही था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, वो एक्सपोनेंशियल टर्म में होता है, बट टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, इसके अलावा हमने बात की थी बॉइलिंग पॉइंट की, कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है जैसे जैसे आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज होता रहता है। और इसके अलावा अगर आप वेपर प्रेशर इंक्रीज कर देते हो या वेपर प्रेशर डिक्रीज कर देते हो तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ दो तीन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? चलिए, ये तो अभी तक हमने बात की प्योर सॉल्वेंट या अपने प्योर लिक्विड के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होता है, सोल्यूट प्रेजेंट होता है और एक सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है। अब हम वेपर प्रेशर की कैलकुलेशन हम करेंगे कहाँ पर, एक सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब सॉल्यूशन में क्या होता है, जनरली जो हम सॉल्वेंट लेते हैं वो वोलेटाइल लेते हैं। ठीक है, और एक्वस सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन। तो आपका जो सॉल्वेंट होता है वो तो क्या होता है, नेचर में वोलेटाइल होता है। सेकंड चीज़ जो इसमें आती है दैट इज सोल्व, आपका जो सोल्यूट होता है वो, तो जो सोल्यूट है वो हम वोलेटाइल भी ले सकते हैं या फिर नॉन वोलेटाइल भी ले सकते हैं। तो इसमें आपके पास दो केस बनते हैं, तो एक एक करके हम इन दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम बात करते हैं पहले कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर। कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर in a liquid solution. कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर इन ए लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में हम बात करते हैं वेपर प्रेशर की। ठीक है, देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन आप ले लीजिए। एक्वस सॉल्यूशन में आपके पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है आपके पास सोल्यूट और एक होता है आपके पास सॉल्वेंट। ठीक है, और इसको वेपर प्रेशर की कैलकुलेशन को इन लिक्विड सॉल्यूशन, इसको एक और टर्म से हम जानते हैं जिसे हम बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ, ठीक है, राउल्ट्स लॉ भी इसको बोला जाता है। ठीक है, किसी भी लिक्विड में, लिक्विड सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो जाना जाता है किससे, राउल्ट्स लॉ से। ठीक है, चलिए, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं आपके पास, सोल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट हम जनरली क्या लेते हैं, वाटर, जो नेचर में कैसा होता है, वोलेटाइल। ठीक है, वही हम बात करें सोल्यूट में, तो सोल्यूट जो है वो वोलेटाइल भी हो सकता है या फिर आपका नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है। ठीक है, वोलेटाइल जो होगा, जब भी हम उसकी वोलेटाइल है मतलब इसका, इसकी क्या बनेगी, वेपर बनेगी। वेपर बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कैलकुलेट होगा इसका। ठीक है, तो अगर हम बात करें सोल्यूट अगर वोलेटाइल है तो ये आपका जो वेपर प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे उसमें इसका कंट्रीब्यूशन होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन अगर आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपने ले लिया तो उसकी तो वेपर बनेगी नहीं, तो वो आपका वेपर प्रेशर में उसकी कैलकुलेशन भी नहीं होगी। ठीक है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा आप जो वेपर प्रेशर निकालोगे उसमें। तो जो वोलेटाइल होगा इसका कंट्रीब्यूशन होगा किसमें, वेपर प्रेशर में, जबकि इसका नॉन वोलेटाइल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इट कंट्रीब्यूट इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जबकि नॉन वोलेटाइल इट
डू नॉट कंट्रीब्यूट इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। सॉल्वेंट वोलेटाइल होगा, कंट्रीब्यूट करेगा, इट कंट्रीब्यूट इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं एक कंटेनर लेता हूँ, ठीक है, और इसमें मैंने क्या किया, सॉल्यूशन फिल किया है, ठीक है। अब इसमें सोल्यूट भी प्रेजेंट है आपके पास और साथ में सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है। क्लियर है? अब यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बनती है, मान लो ये सोल्यूट की वेपर प्रेशर है, वेपर्स बन रही है ग्रीन वाली, ठीक है, और ये बन रही है आपके ब्लू वाली जो सॉल्वेंट है उसकी वेपर्स, ठीक है। इस केस में क्या है, अगर मान लो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल है तो सोल्यूट की भी वेपर्स बनेगी येलो आपकी ग्रीन वाली, और सॉल्वेंट की भी जो ब्लू वाली वेपर्स बनेगी, और दोनों वेपर्स क्या है, इस सरफेस के ऊपर, वाटर की जो सरफेस है, जो सॉल्यूशन की सरफेस, उसके ऊपर प्रेशर लगाएगी। मतलब वेपर प्रेशर में दोनों का क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। बट मान लो ये जो सोल्यूट है इसकी वेपर प्रेशर, मतलब जो वेपर्स बनती है, ये अगर नेचर में कैसा हो, नॉन वोलेटाइल हो, ठीक है। इसका मतलब अगर नॉन वोलेटाइल होगा तो इसकी वेपर्स फॉर्म नहीं होगी, तो जो सरफेस है उसके ऊपर जो प्रेशर बनाएगा, प्रेशर लगाएगा, वो केवल कौन लगाएगा, सॉल्वेंट, और उसी की वेपर्स क्या करेगी, सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाएगी। तो वेपर प्रेशर में केवल कंट्रीब्यूशन किसका माना जाएगा, सॉल्वेंट का, ठीक है। तो ये फर्क पड़ता है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल नेचर का, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, राउट्स लॉ बोलते हैं। तो राउट्स लॉ बेसिकली होता क्या है, राउट्स लॉ ये कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर होता है, जो वेपर प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है किस किस के ऊपर, जो भी आपके वेपर्स बन रही है सरफेस के ऊपर, जितना ज़्यादा सॉल्वेंट का या सोल्यूट का जो भी आपका वोलेटाइल कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर या उसका मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, क्या, मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा लिक्विड के अंदर, उसका जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों, ऐसा हम देख भी सकते हैं कि मान लो सोल्यूट तो कम है आपके पास और सॉल्वेंट के हैं आपके पास 5 मोल है, ये सोल्यूट का 1 मोल है और सॉल्वेंट के आपके पास 4 मोल है, टोटल 5 मोल है आपके पास, ठीक है। और दोनों नेचर में कैसे हैं, वोलेटाइल है, मतलब दोनों की वेपर्स बनेगी। अब सॉल्वेंट के 4 मोल हैं टोटल 5 में से, मतलब 80% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, वेपर्स फॉर्म करने में, केवल और केवल सॉल्वेंट का। तो अगर सॉल्वेंट का कंपोनेंट या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा तो जो वेपर प्रेशर लगेगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा सरफेस के ऊपर, उस कंपोनेंट के द्वारा लगने वाला वेपर प्रेशर, ठीक है। तो सॉल्वेंट के द्वारा लगने वाला वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के ऊपर, और सोल्यूट के द्वारा जो लगने वाला वेपर प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के ऊपर। मतलब जितना आपका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा उतना ही वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा इंडिविजुअल कंपोनेंट का। यही होता है सिंपल राउट्स लॉ। क्लियर है? आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा आपको ये, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक बार लिख भी सकते हैं। राउट्स लॉ को अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं दी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ठीक है। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट नेचर में कैसा होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए, ध्यान रखना, नॉन वोलेटाइल नहीं होना चाहिए। तो चाहो तो आप यहाँ लिख भी सकते हो वोलेटाइल, वोलेटाइल, ठीक है। द पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट इन दी सॉल्यूशन, ठीक है,
ये चीज इंपॉर्टेंट है, वोलेटाइल कंपोनेंट होना चाहिए आपके लिए, ठीक है। volatile component in the or over the solution is directly proportional to the mole fraction of that component in the solution, ठीक है। ये चीज़ है, ध्यान रखना है। The partial vapor pressure of a volatile component over the solution is directly proportional, मतलब वेपर प्रेशर जो है, जो आपको निकालना है वोलेटाइल कंपोनेंट का ओवर द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन के अंदर ये जो सॉल्यूशन बना है उस सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। वेपर के अंदर मोल फ्रैक्शन हम काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो वेपर्स बनी है उसमें भी आपका सोल्यूट का भी रहेगा और सोलवेंट के भी वेपर्स, दोनों की वेपर्स रहेगी, ठीक है। तो वेपर कंडीशन में हम मोल फ्रैक्शन काउंट नहीं कर रहे हैं, हम वेपर की जो लिक्विड जो सॉल्यूशन है उसमें वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि उसी से आपकी क्या बन रही है, वेपर्स फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो वेपर्स का मोल फ्रैक्शन नहीं लेना है आपको, किसका मोल फ्रैक्शन लेना है, जो सॉल्यूशन है उसमें जो प्रेजेंट है उनका मोल फ्रैक्शन लेना है आपको, ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। जो सॉल्यूशन के अंदर है आपके पास लिक्विड जो कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन अपने को देखना है, ठीक है। क्लियर है। तो वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन के। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन X, ठीक है। मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो तो P बराबर आता है P0 इंटू X। यही होता है आपका राउल्ट्स लॉ। क्या होता है, राउल्ट्स लॉ, कि पार्शियल प्रेशर जो होता है किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का ओवर द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। यहाँ पे पी नोट क्या है, पी तो पता है आपको, पार्शियल वेपर प्रेशर हो गया, एक्स मोल फ्रैक्शन हो गया उसी कंपोनेंट का। पी नोट की अगर हम बात करें तो पी नोट होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस मतलब जब उसमें सोल्यूट प्रेजेंट ना हो तब जो सिंगल सोलवेंट का वेपर प्रेशर आता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, पी नोट। दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस। क्लियर है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, आपने कोई सोल्यूट ऐड नहीं किया है, तब जो प्रेशर आता है उसे हम डिफाइन करते हैं किससे, पी नोट से, ठीक है। इसके बीच में एक ग्राफ भी आप चाहो तो बना सकते हो, किस किस के बीच में, प्रेशर और आपके मोल फ्रैक्शन के बीच में, ठीक है। तो एक बार आप क्या कीजिए, इसे वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर मैं आपके लिए ग्राफ भी प्लॉट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, वेपर प्रेशर दैट इज P वर्सेस मोल फ्रैक्शन दैट इज X, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू वो कहाँ तक हो सकती है, यहाँ पर अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन X की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका वेपर प्रेशर होगा वो होगा आपका मैक्सिमम वेपर प्रेशर, जिसे हम बोलते हैं आपका पी नोट, एंड दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस
क्लियर है, ध्यान रखना है आपको। चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। तो चलिए ये तो था आपका नॉर्मल वेपर प्रेशर जो हम किसी भी सॉल्यूशन के लिए निकालते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट के हिसाब से, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं वेपर प्रेशर दो कंडीशन के लिए, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, जब आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या हो, वोलेटाइल हो। सेकंड कंडीशन क्या रहेगी, जब आपका सोल्यूट नॉन वोलेटाइल हो और सॉल्वेंट क्या हो, वोलेटाइल हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से लेके। फर्स्ट हम देखते हैं जब आपके दोनों कंपोनेंट क्या हो, वोलेटाइल हो नेचर में, मतलब वेपर प्रेशर में उन दोनों का क्या होगा, कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन containing two containing volatile component। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वेपर प्रेशर फॉर आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट, जिसमें अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे वो नेचर में क्या होंगे, वोलेटाइल होंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, सिंपल। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है दो कंपोनेंट आपस में क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। बस उसी को हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। तो और जो आपस में मिक्स हो सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपस में हमने मिक्स किया और रिएक्शन कर ली, ये कभी भी आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ this is the solution containing two miscible components। मिक्सिबल मतलब जो आपस में मिक्स हो सकते हो, ठीक है ना, वो दो कंपोनेंट हम लेते हैं, उसे हम बोलते हैं सिंपल बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए हमने लिया एक कंटेनर, ठीक है। चलिए ये कंटेनर हमने लिया, इसमें हमने फिल कर दिया आपका सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में आपके पास कंपोनेंट ए भी है और इस सॉल्यूशन में आपके पास कंपोनेंट बी भी है, और दोनों नेचर में कैसे हैं, वोलेटाइल है। मतलब ए की भी वेपर्स बनेगी, मान लीजिए ए सोल्यूट है तो उसकी भी वेपर्स फॉर्म होगी, ठीक है। और बी क्या है आपके पास, सॉल्वेंट, उसकी भी क्या बनेगी, वेपर्स बनेगी, क्लियर है। तो यहाँ पर वेपर्स ए की भी प्रेजेंट रहेगी और वेपर्स बी की भी प्रेजेंट रहेगी, क्लियर है। दोनों वोलेटाइल है और जो प्रेशर लगाएगा वो दोनों वेपर्स लगाएंगे, ए और बी दोनों। तो अगर यहाँ से हम कैसे कहें तो हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन that is P, it will be equal to vapor pressure of A plus vapor pressure of B। दोनों कंपोनेंट जो इंडिविजुअल आपका वेपर प्रेशर लगाएंगे उन दोनों के सम के बराबर होगा टोटल वेपर प्रेशर। ये हम डोल्टन्स लॉ से भी कह सकते हैं, क्योंकि डोल्टन्स लॉ भी यही कहता है कि किसी भी एक गैसियस मिक्सचर में
जो इंडिविजुअल कंपोनेंट होते हैं उनका जो इंडिविजुअल जो गैसें होती है जो प्रेशर लगाती है उनका अगर आप टोटल सम कर लेते हो तो वो उस कंप्लीट गैस के प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये सेम डाल्टन्स लॉ के हिसाब से करेक्ट है। सेकंड, अगर हम बात करें राउल्ट्स लॉ से, तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ हम क्या कर सकते हैं, वेपर प्रेशर अगर आपको ए का निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ ए दैट इज पी ए, इट विल बी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इस सॉल्यूशन के अंदर ए का जितना मोल फ्रैक्शन होगा इंटू पी नॉट ए, अभी हमने निकाला ही था, देखा था। सेम इसी तरीके से आप निकालो वेपर प्रेशर ऑफ बी दैट इज पी बी एंड इट विल बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्लियर है। और यहाँ से अगर हम बात करें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी, वो किसके इक्वल होगा, पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा। और पी ए और पी बी की अगर वैल्यू पुट करें तो हम कह सकते हैं पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। बस यही होता है आपके पास रोल्स लॉ, या फिर आपका वेपर प्रेशर फाइंड आउट करने का किसी भी सॉल्यूशन में अगर दो वोलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट हो आपके पास ए और बी, तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए उसका मोल फ्रैक्शन प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या है, वो वेपर प्रेशर है जब आपका कंपोनेंट क्या हो, इंडिविजुअल हो, प्योर हो वो प्रेशर, फिर उसका मोल फ्रैक्शन, फिर पी नॉट बी उसका मोल फ्रैक्शन। क्लियर है। और एक चीज़ आपको पता होगी, जो मोल फ्रैक्शन होता है एक्स ए प्लस एक्स बी, किसी भी सॉल्यूशन हो या कोई भी कंपोनेंट हो, मिक्सचर हो, मोल फ्रैक्शन अपना मैक्सिमम कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट है तो दोनों का एडिशन क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है, आई एम श्योर ये पता होगा आपको। तो ये हुआ आपके पास वेपर प्रेशर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। क्लियर है। इसको आप डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए की टर्म्स में भी लिख सकते हो या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की टर्म्स में भी लिख सकते हो। इसी फॉर्मूले को अगर मैं लिखना चाहूँ तो P इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। एक्स बी की जगह मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स ए लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स ए। क्लियर है। तो ये मोल फ्रैक्शन ए की टर्म्स में आ गया आपके पास। बी का मोल फ्रैक्शन अब अपने को नहीं चाहिए, केवल ए का मोल फ्रैक्शन होगा, उससे अपना काम चल जाएगा। इसको आप अरेंज कीजिए तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आएगा पी नोट बी प्लस यहाँ से पी नोट बी एक्स ए, पी नोट ए एक्स ए, एक्स ए को कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या बच जाएगा आपके पास, पी नोट ए माइनस पी नोट बी इंटू एक्स ए। तो ये एक्स ए की टर्म्स में आपके पास क्या आ चुका है, फॉर्मूला आ चुका है। इसी तरह आप चाहो तो बी की टर्म्स में भी लिख सकते हो। एक्स बी की टर्म्स में हम कैसे लिखेंगे, पी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए की जगह आप क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, P इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी इंटू पी नॉट ए माइनस, यहाँ से आएगा माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी, यहाँ से आएगा प्लस, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले और आ गए। जब हमें मोल फ्रैक्शन या तो ए का दिया हो या फिर केवल बी का दिया हो, तब भी हम क्या कर सकते हैं, वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं, या फिर दोनों का दिया हो तो भी आप क्या कर सकते हो, वेपर प्रेशर निकाल सकते हो। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले इजी हैं, टफ नहीं है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए आप तो क्या कीजिए, केवल जो मेन फॉर्मूला है
उसको ही आप ध्यान रखिएगा, जो ये वाला है पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी, वो दो तो अपने आप क्वेश्चन से बना लोगे, ठीक है। तो ये है आपका राउल्ट्स लॉ के लिए वेपर प्रेशर फाइंड आउट करने का तरीका, जब आपके दोनों कंपोनेंट क्या हो, वोलेटाइल हो नेचर में, ठीक है। इसमें एक ग्राफ भी प्लॉट होता है वेपर प्रेशर और मोल फ्रिक्शन के बीच में, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। एक बार आप पहले इसे नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसमें आपके पी सॉल्यूशन को हम पी ए और पी बी से कैसे डिनोट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, एक इक्वेशन हम रहने देते हैं। देखिए, ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसे हमने सिंगल पी ए वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के लिए ग्राफ प्लॉट किया था, सेम उसी तरीके से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे हम लेते हैं वेपर प्रेशर, इस तरफ भी है आपका वेपर प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ हम लेते हैं मोल फ्रैक्शन, क्लियर है। चलिए, तो हमारे पास दो कंपोनेंट है ए और बी, ठीक है। मान लो फर्स्ट है मोल फ्रैक्शन ए, इसको हमने लिया आपके पास 1, और एक्स बी मोल फ्रैक्शन हमने लिया यहाँ पर 0 इस पॉइंट पर, ठीक है। क्योंकि अगर ए का मोल फ्रैक्शन 1 होगा तो डेफिनेटली बी का 0 ही होना है, क्लियर है। सिंपल सी चीज़ है जो आप देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ अगर एक्स है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर आखिरी पॉइंट पर एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर 0 है एक्स बी, तो यहाँ पर एक्स बी कितना होगा, 1 होगा, क्लियर है। चलिए, हमारे पास इक्वेशन थी, मान लो ये इक्वेशन हम लेते हैं पी बी माइनस पी ए इंटू एक्स बी, ठीक है। चलिए, देखिए, अगर हम बात करें इस पॉइंट पर, जब केवल और केवल ए कंपोनेंट है, बी नहीं है, तो पी की वैल्यू किसके इक्वल है, पी नोट ए के इक्वल होगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पी नोट ए आएगा, क्लियर है ना, मिटा हुआ थोड़ा, इसको करेक्ट करते हैं, पी नोट ए, पी नोट बी, पी नोट ए, ठीक है, प्योर के बराबर होगी। तो जैसे हम एक्स बी की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। प्रेशर वेपर प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन का किसके इक्वल होगा, पी नोट ए के लिए। मान लो आपका पी नोट ए यहाँ पर है, ठीक है, प्योर। यहाँ अगर हम बात करें, अगर हम एक्स ए की वैल्यू पुट कर देंगे 0, तो इसकी जो सेम सेकंड इक्वेशन थी उसको आप देखोगे, या फिर एक्स बी की वैल्यू अगर हम यहाँ 1 पुट कर देते हैं, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, पी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, पी नोट बी के बराबर। ये आई मान लो पी नोट बी यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर हमने पी नोट ए को कम लिया है और पी नोट बी को ज़्यादा लिया है। लेट अज्यूम पी नोट बी इज ग्रेटर देन पी नोट ए। ये उल्टा भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब पी नोट ए आप यहाँ ज़्यादा ले लो, पी नोट बी कम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। हमने क्या अज्यूम किया है, पी नोट बी इज ग्रेटर देन पी नोट ए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो बी कंपोनेंट है आपका, उसका वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा। इसका मतलब वो नेचर में कैसा है, ज़्यादा वोलेटाइल है, ठीक है। किससे, ए से। मीन्स बी कंपोनेंट is more volatile than A, ठीक है। ये मतलब होता है सिंपली इसका, ठीक है। B मोर वोलेटाइल है A से, इसलिए उसका प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, क्लियर है। चलिए, अब देखिए, हम जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ग्राफ बनाया था, मैंने बताया था आपको P जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नोट ए, मतलब मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो P इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स से आता है।
सेम इसी तरीके से बी के लिए अगर हम निकालेंगे तो पी नोट बी इंटू एक्स बी आएगा, ठीक है। मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है अगर आप वेपर प्रेशर और मोल फ्रिक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हो तो, ठीक है। तो अगर हम इस पॉइंट के लिए बात करें, यहाँ पर केवल और केवल एक कंपोनेंट है, बी नहीं है, तो जो प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, केवल और केवल ए की वजह से होगा। और उसका ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जब एक्स से कितना हो 1, तो पी की वैल्यू किसके बराबर हो सकती है, पी नोट ए के इक्वल हो सकती है। और मिनिमम कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है, ठीक है। तो मतलब 0 और मैक्सिमम के बीच में आपका कौन सा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, क्लियर है। सेम इसी तरीके से अगर हम इस पॉइंट के लिए अगर बात करें, बी के लिए बात करें, बी वाले पॉइंट के लिए, ठीक है। मान लो आपका एक्स पी 1 है और एक्स पी क्या हो जाए, 0 हो जाए। जब एक्स पी 0 होगा तो वैल्यू आपके पी नोट ए के बराबर है, और जब ये 1 हो जाएगा, ठीक है, तो वैल्यू किसके बराबर होगी, पी नोट बी के बराबर है। तो अगर केवल और केवल बी प्रेजेंट है, आपका ए प्रेजेंट नहीं है, केवल और केवल बी प्रेजेंट है, तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। पी की मैक्सिमम वैल्यू होगी पी नोट बी, ठीक है। और जब मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, जब एक्स बी कितना होगा, 0, मतलब ये पॉइंट, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या आएगा, आपका स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा, कुछ इस तरीके से। आई होप ये स्ट्रेट लाइन ही होगा, ठीक है ना। यहाँ इसको पी नोट बी यहाँ कर दीजिए, ये हो गया आपका पी नोट बी, क्लियर है। तो ये जो ग्राफ है ये किसके लिए है, केवल और केवल पी के लिए, प्योर पी के लिए। पी इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, पी नोट ए इंटू एक्स है। और ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला, ये केवल और केवल किसके लिए, बी के लिए। तब जो प्रेशर होगा दैट इज पी नोट बी इंटू एक्स बी। मतलब जब सॉल्यूशन में केवल और केवल ए प्रेजेंट है, ए, तब आपका ये ग्राफ आएगा। और जब सॉल्यूशन में केवल और केवल बी प्रेजेंट है, तब आपका क्या आएगा, ये वाला ग्राफ आएगा। अब आपके पास जब सॉल्यूशन में ए और बी दोनों प्रेजेंट होते हैं, तब हम जो ग्राफ बनाते हैं, कैसे बनाते हैं क्योंकि तब उसमें आपके पास ए भी प्रेजेंट होता है और बी भी प्रेजेंट होता है। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था आपका, P इक्वल टू क्या होता है, पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। ये होता है हमारे लिए प्रेशर जब सॉल्यूशन के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ए का भी कंपोनेंट होगा और बी का भी कंपोनेंट होगा, क्लियर है। चलिए, तो अगर हम बात करें, आपके पास जब ए और बी दोनों प्रेजेंट है, जब ए और बी दोनों प्रेजेंट है, तो आपके पास जो मिनिमम वैल्यू आती है, मिनिमम वैल्यू कब आ सकती है, जब आपके पास मान लो एक्स ए पूरा हो, एक्स बी नहीं हो, ठीक है। मतलब इस कंडीशन की अगर हम बात करें, पी नोट ए इंटू एक्स ए, जब आपके पास एक्स ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, एक्स बी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तब ये है आपका पी नोट ए की वैल्यू आएगी। जब आपके पास एक्स बी, यहाँ अगर हम देखें इस इक्वेशन में, जब हम एक्स ए की वैल्यू 1 रखते हैं, एक्स बी की वैल्यू 0 रखते हैं, तो पी की वैल्यू आएगी आपके पास पी नोट ए, पी नोट ए। जब हम इस कंडीशन पे आते हैं, एक्स ए की वैल्यू रखते हैं 0 और एक्स बी की वैल्यू रखते हैं 1 इसी इक्वेशन में, तो पी की वैल्यू आती है पी बी नोट। मतलब इस इक्वेशन के लिए, क्योंकि ये क्या है आपके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, इसके लिए अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारा ये हो जाएगा और एंडिंग पॉइंट हो जाएगा ये वाला। और आपके जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ किस तरह से बन रहा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आप उसको इस तरीके से भी देख सकते हो, ठीक है। ये वाला भी आपके सॉल्यूशन के लिए, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। वाई कंपोनेंट ये वाला प्रेशर पे है, ठीक है। सी इंटरसेप्ट होता है, पी नोट ए के बराबर है, पी नोट ए के बराबर इंटरसेप्ट है। एम पी नोट बी माइनस पी नोट ए के इक्वल है, और एक्स की जगह आपका मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो एक किस टाइप का ग्राफ है आपका, y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा जिसका इंटरसेप्ट कितना होगा, पी नोट ए, ठीक है। तो यहाँ से आपका ग्राफ स्टार्ट होगा और कहाँ पे जाके एंड होगा आपका, मैक्सिमम
दैट इज पी नोट बी तक। तो कुछ इस टाइप से ग्राफ बनेगा आपका। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम प्रेशर निकालेंगे P, उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स पी। और ये क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ग्राफ भी क्या है रीड करना आना चाहिए। ज़्यादा देखो झंझट वाली बात नहीं है, ग्राफ प्लॉट करो, वन जो इक्वेशन दी हुई है उसमें वैल्यू पुट कर दो, एक्स ए की वैल्यू 1 पुट करो, एक्स बी की वैल्यू 0 पुट करो, तो वैल्यू आ जाती है पी नोट ए। मतलब 0 से आपका पी नोट ए के बीच में आपको ग्राफ बना देना है, ठीक है। ये हो गया पी के लिए ग्राफ, क्योंकि पी ए 1 है और पी बी क्या है 0 है, तो पी ए का ग्राफ है ये आपका, जब कंपोनेंट केवल ए वोलेटाइल है आपके पास। सेकंड के लिए बनाना है तो एक्स ए को 0 कर दो, एक्स बी को 1 रख दो, ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी पी नोट बी। अब इस पे और इसके बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। जब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स टाइप का इस इक्वेशन से आप देख सकते हो ग्राफ बन रहा है आपके पास, जिसका इंटरसेप्ट है पी नोट ए और स्लोप कितना है आपका पी नोट बी माइनस पी नोट ए, और एक्स एक्स कौन सा है आपका मोल फ्रैक्शन, दैट इज एक्स, ये वाला। क्लियर है। यहाँ से इन दोनों को मिला दो, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये आपके पास ग्राफ आ जाता है किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। ये वाला सिंपल ए के लिए, ये वाला सिंपल बी के लिए। क्लियर है। हमने यहाँ अज्यूम किया है बी ग्रेटर देन ए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। हो सकता है कहीं कहीं आपको उल्टा मिल जाए, पी नोट ए इज ग्रेटर देन पी नोट बी बन जाए, कोई बात नहीं, ग्राफ ऐसे ही बनेंगे आपके स्ट्रेट लाइन। क्लियर है ना। चलिए, और जो सॉल्यूशन का ग्राफ होगा वो दोनों को ऐड करके आप बना सकते हो। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए कि कैसे हम इनको यूज़ करते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, टू लिक्विड ए एंड बी, ठीक है, फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट 300 केल्विन। 300 केल्विन पर दो कंपोनेंट ए और बी आपस में मिलकर एक आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ए एंड 3 मोल बी इज 500 mm ऑफ Hg। वेपर प्रेशर आपको दिया है 500 mm Hg, ठीक है। कब, जब सॉल्यूशन में आपके पास 1 मोल तो ए प्रेजेंट है और 3 मोल क्या प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, ठीक है। एट द सेम टेम्परेचर इफ 1 मोल बी इज फर्दर एडेड, मतलब उस सॉल्यूशन में आपने 1 मोल बी को और ऐड कर दिया, मतलब 3 ml तो पहले 3 मोल तो पहले था, भी 1 मोल और डाल दिया, मतलब टोटल कितने हो गए, 4 मोल हो गए बी के, जबकि ए का तो आपका केवल 1 मोल ही प्रेजेंट है उसमें, ठीक है। इज फर्दर एडेड देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज बाय 10 mm ऑफ Hg। तो जब आप उसमें आपने क्या किया, 1 मोल बी और ऐड कर दिया, ठीक है, तो उससे हुआ क्या, जो वेपर प्रेशर था वो इंक्रीज हो गया, पहले 500 था, अभी 10 mm ऑफ Hg और इंक्रीज हो गया, मतलब 510 mm Hg हो गया है, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट करना है पी नोट ए एंड पी नोट बी को, ठीक है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए क्वेश्चन में जो कहा गया है उसके हिसाब से करते हैं। सिंपल आप फॉर्मूला देखिए, P इक्वल टू क्या होता है आपके पास, पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। इस फॉर्मूले को आपको यूज में करना है, ठीक है। P फर्स्ट के लिए अगर हम देखें कितना है, 500 mm Hg। पी नोट ए अपने को फाइंड आउट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए फर्स्ट केस के लिए अगर हम निकालें तो 1 मोल तो ए का है, बी मोल 3 मोल बी के, मतलब टोटल 4 मोल है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1/4 हो जाएगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा, 3/4, ठीक है। आई होप ये पता होगा आपको। ए का निकालना है मोल फ्रैक्शन तो ए के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, बी का मोल फ्रैक्शन निकालना तो बी के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल्स, ठीक है। चलिए तो पी नोट ए इंटू एक्स ए दैट इज 1/4 प्लस पी नोट बी इंटू एक्स पी दैट इज 3/4, ठीक है।
एक इक्वेशन अपने पास ये आ गई। क्लियर? इसको अगर हम सोल्व करें 4 से क्या करें, एलसीएम लेके यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 500 इंटू 4 दैट इज 2000. इट विल बी इक्वल टू पी नोट ए प्लस 3 पी नोट बी, 3 पी नोट बी. इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1. ठीक है, चलिए सेकंड क्या बोल रहा है, आपने सेम टेम्परेचर पर क्या किया, 1 मोल ए और ऐड कर दिया, तो एक्स ए. अब क्या होगा, फिर से अगर मोल फ्रैक्शन अगर हम निकालें एक्स डैश ए, तो ए के मोल तो चेंज नहीं हुआ, 1 ही रहा, क्योंकि आपने बी ऐड किया है. हाँ, पर टोटल मोल आपके क्या हो गए, बढ़ गए. पहले टोटल मोल थे 1 + 3 दैट इज 4. एक मोल और डालने पर टोटल मोल कितने हो गए, 5. तो अब एक्स डैश ए कितना होगा, 1/5, और एक्स डैश बी जो न्यू मोल फ्रैक्शन है वो कितना होगा, बी के मोल 4 डिवाइड बाई टोटल मोल 5. क्लियर है? चलिए उसके लिए अगर हम इक्वेशन लिखें तो, और वेपर प्रेशर 10 mm से बढ़ गया, मतलब 510 हो चुके, इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए की वैल्यू कितनी होगी, 1/5 प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी की वैल्यू कितनी है, 4/5. 5 एलसीएम ले लीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा, 510 इंटू 5 दैट इज 2550. इट विल बी इक्वल टू पी नोट ए प्लस 4 पी नोट बी. अब दो अननोन है, दो इक्वेशन है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आराम से फाइंड आउट कर सकते हो पी नोट ए और पी नोट बी की वैल्यू को. क्लियर है? कैसे निकाल सकते हो, सेकंड में से मैं माइनस करता हूँ फर्स्ट को, तो पी नोट ए से पी नोट ए कैंसिल, 4 पी बी नोट से 3 पी बी नोट जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, पी बी नोट. इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, दो में से 1 को माइनस किया, तो 4 पी बी ने से 3 गया, तो कितना बचा, पी बी नोट. एंड इट विल बी इक्वल टू, ये कैंसिल, 2550 माइनस 2000 कितना, 550 mm ऑफ एच. सिंपल, ये आ गया आपके पास पी नोट बी की वैल्यू. अब पी नोट बी की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, यहाँ से यहाँ पुट करो, ये यहाँ पुट करो, सेम ही आएगा. आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, पी नोट ए की वैल्यू. तो यहाँ अगर मैं पुट करता हूँ तो 2000 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, पी नोट ए प्लस 3 इंटू 550, ये कितना होगा, 1650. तो 2000 माइनस 1650 कितना होगा, 350. पी नोट ए की वैल्यू आ गई आपके पास 350 mm ऑफ एच. तो इस तरह से आप पी नोट ए और पी नोट बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, और फॉर्मूले को हम इस तरीके से क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं. क्लियर है? आई एम श्योर क्लियर हुआ होगा, इसे एक बार आप नोट कीजिए. ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की वोलेटाइल उस सॉल्यूशन के लिए हम वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं जब आपका सोल्यूट और सोलेंट दोनों कंपोनेंट नेचर में कैसे हो, वोलेटाइल हो. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी बाद में बात करेंगे जिसमें आपका सोल्यूट क्या हो, नॉन वोलेटाइल हो. ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए, फिर बाकी हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू वेरी मच.